Good morning students, and today in this video we will be discussing about the concept of lifting of corporate veil. So let's get into it. So in this video we shall be discussing about lifting of corporate veil, alternately also known as piercing of corporate veil. So lifting of corporate veil and piercing of corporate veil, these are essentially one and the same. So both of these terms, lifting of corporate veil and piercing of corporate veil, these can be used interchangeably. आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोलिए या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोलिए, एक ही चीज है. ठीक है. अब एग्जाम में क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आ गया कि पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा. पियर्सिंग या लिफ्टिंग दोनों एक ही चीज है. ठीक है. अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता क्या है, अब इसके ऊपर अब हम जरा नजर डालते हैं. सो कॉर्पोरेट वेल इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट. जस्ट लाइक एवरी राइट comes with some kind of reasonable restriction, every right comes with some kind of inbuilt restrictions. The same is the case with the corporate veil. अब जैसे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स के केस में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस which are applicable in case of fundamental right, because fundamental rights are not absolute in itself. ऐसा नहीं है कि fundamental right है तो आप कुछ भी कर लो. अब right of freedom of speech and expression है तो आप कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है. reasonable restrictions होते हैं उसमें. ठीक है. so the same thing is over here कि अगर कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है, कंपनी की एक अलग एग्जिस्टेंस है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यही प्रिंसिपल हर केस में अप्लाई होगा, कि यही सिद्धांत हर केस में एज इट इज अप्लाई होगा. नो, यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस. आप कॉर्पोरेट वेल की जो ये प्रिंसिपल है, कॉर्पोरेट वेल के इस सिद्धांत का प्रयोग आप हर बार एज अ डिफेंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर आर सर्टेन कंडीशंस in which courts will not follow the doctrine of corporate veil. कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे कोर्ट्स कॉर्पोरेट वेल के प्रिंसिपल को अप्लाई करने से मना कर देंगी. ठीक है. कुछ ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, आप एक तरह से कह सकते हो, या कुछ पर्टिकुलर उसके अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, where the doctrine of corporate veil shall not be applicable. कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सेप्शंस है जहां पे कॉर्पोरेट वेल का प्रिंसिपल अप्लाई होगा ही नहीं. ठीक है. अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर फ्रॉड करने के लिए बनी हुई है, कि आपने कोई कंपनी बनाई ही इसीलिए है कि आप फ्रॉड कर सके. ठीक है. आप अगर एक्सप्रेसली फ्रॉड करने के लिए कोई कंपनी बना रहे हो, तो आप उस केस में अगर अगर मान लीजिए क्रिमिनल केस फाइल होता है, तो क्या आप ये डिफेंस ले पाएंगे कि भाई मैं, मेरी कंपनी तो अलग एक पर्सन है, मैं एक अलग पर्सन हूं? नो. कोर्ट्स उस केस में ये नहीं देखेंगी कि भाई कंपनी एक अलग पर्सन है, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी को बनाने वाला सेपरेट पर्सन है. नो. कंपनी उस केस में ये जो सेपरेट पर्सनैलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई नहीं करेगी. The courts will not apply the doctrine of corporate veil in that particular circumstance. तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉर्पोरेट वेल का प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि हर जगह एज इट इज अप्लाई हो जाएगा. नो. ठीक है. कि अगर सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में कुछ कह दिया, या ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग के केस में कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, जरूरी नहीं है कि इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस द कोर्ट शैल फॉलो द जजमेंट ऑफ दोज टू केसेस. नहीं, कि हर ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस में वो दो केसेस में जो फैसला आया उसी के अकॉर्डिंग फैसला सुनाया जाएगा. नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. द कॉर्पोरेट वेल इज सेट टू बी लिफ्टेड when courts ignore the company and concerns itself directly with the members or manager.
ठीक है, कि यहाँ पे जब भी कॉरपोरेट वेल की लिफ्टिंग होती है ना, तो फिर सीधे सीधे जो एक्शन लिया जाएगा या जो भी लीगल एक्शन लिया जाता है, जो भी कार्रवाई होगी, वो सीधा कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, शेयर होल्डर है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को इग्नोर कर देगी कोर्ट। कोर्ट देखेगी नहीं कि कोई कंपनी, वो देखेंगे कि बस ये पर्टिकुलर पर्सन है जो कंपनी को चला रहा है, ये पर्सन कंपनी का मैनेजर है, ये पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर है, सीधा उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेज हैं। फॉर एग्जांपल 3 सर्कमस्टांसेज यहाँ पे दे रखे हैं: डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू, fraud or improper conduct. So these three are some of the common grounds for lifting the corporate veil. तो ये वो बेसिक 3 ग्राउंड्स हैं, ये वो 3 बुनियादी आधार हैं जिसका इस्तेमाल कोर्ट्स कर सकती हैं कॉरपोरेट वेल की लिफ्टिंग करने के लिए, यानी कि कॉरपोरेट वेल के सिद्धांत को नकारने के लिए। कि ये 3 कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं, ये 3 अगर एक्सेप्शन में अगर आपका केस आता है, then you will not be able to take the defense of doctrine of corporate veil. So what are those conditions? Determination of character. So let's begin with first condition, which is determination of character. अब पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ये क्या होता है। Sometime in order to find out true identification of a company, corporate veil can be lifted. कि कंपनी को बैक एंड से कौन चला रहा है, हु इज द पर्सन हु इज रनिंग द कंपनी फ्रॉम द बैक एंड, कि उस कंपनी के फ्रंट एंड के पीछे जो बैक एंड है उससे कंपनी कौन मैनेज कर रहा है। सपोज करिए अगर कोई क्रिमिनल है, अगर वो कोई कंपनी चला रहा है, ठीक है, और वो उस कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, कि कई सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, कुछ कंपनी खोल के रखते हैं ताकि वो अपने ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकें। कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, वो अगर अपने पैसे का अपना जो भी उसने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो भी पैसा कमाया है, उसने क्राइम करके जो भी पैसा कमाया है, ठीक है, उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए वो उसने एक कंपनी बना ली और उस कंपनी का वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी की तरह दिखाने में। तो उस केस में कंपनी अलग इंडिविजुअल, एक अलग पर्सन है, और कंपनी को बनाने वाला, कंपनी का जो भी फाउंडर है, वो एक अलग पर्सन है। वहां पे ये डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वहां पे ये डिफेंस आपका नहीं माना जाएगा। ओके, अब इसका केस देखते हैं, डैमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। डैमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। तो अब इस केस के फैक्ट्स को सबसे पहले देखते हैं। सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, दैट देयर वाज अ ब्रिटिश कंपनी which used to buy tires from a German company. What exactly happened was that the British company was purchasing tire from a company which was registered and managed by Germans. कि एक ब्रिटिश कंपनी एक ऐसे कंपनी से टायर परचेज कर रही थी जिसके मालिक जर्मन्स थे
और जिसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो था कंपनी का वो जर्मन्स चला रहे थे। ये कंपनी जर्मन्स ने रजिस्टर कर रखी थी, जर्मनी वालों ने रजिस्टर कर रखी थी, और उसका मैनेजमेंट भी जर्मनी वाले कर रहे थे। What happened later on? A war broke out between Britain and Germany, and the British company refused to pay for those tires to the company which was being run by the Germans. कि क्या हुआ, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। ब्रिटेन और जर्मनी ने एक दूसरे के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। तो जो ब्रिटिश कंपनी जो थी, जिस कंपनी से टायर खरीद रही थी, वो टायर्स के पैसे देने से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे लिए तो ये इलीगल हो जाएगा कि अगर वॉर का टाइम है, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है, अगर हम अब एक एनिमी कंट्री को पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए तो इलीगल हो जाएगा, वो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई वॉर स्टार्ट होता है, जब भी कोई लड़ाई स्टार्ट होती है ना, तो एक लॉ होता है कि आप कभी भी अपनी जो एनिमी कंट्री होती है, आप उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो जाए तो मैं पाकिस्तानियों के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। ये बुनियादी कानून होता है कि आप अगर अपने वैसे भी आप वो देश जो आपके देश का दुश्मन है, आप उसे तो फंड करोगे नहीं। ठीक है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच जो हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं ना कि चाइनीज सामान इसीलिए मत खरीदो, क्यों? क्योंकि आप जो भी चाइनीज लोगों को जो पैसा दोगे वो वापस चाइना देके जाएंगे, वहां पे जाके वो टैक्स पे करेंगे, सारा पैसा चाइनीज गवर्नमेंट के जेब में जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि अभी कल या परसों की घटना है जो हुआ वहां पे लद्दाख में, चाइना और इंडिया के बीच, वो क्या है? तो अब अगर ऐसी कंडीशन में जैसे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया चाइनीज ऐप्स के ऊपर, तो ये एक बेसिक नियम होता है, एक बेसिक लॉ होता है कि जब भी अगर किसी कंट्री के साथ एक वॉर शुरू हो जाए तो आप उस कंट्री के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई ट्रेड नहीं कर सकते, दैट विल बी इलीगल। तो ब्रिटेन ने कहा कि यहाँ पे इस केस में जर्मनी से कि भाई आपके और हमारे देशों के बीच जो है, दो देशों के बीच तो अब लड़ाई छिड़ चुकी है, हम अगर आपको पेमेंट करेंगे तो इलीगल हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। बट जर्मनी के द्वारा चलाई जा रही जो कंपनी थी, वो कंपनी जिसको जर्मनी के लोग चला रहे थे, that particular company which was owned and managed by the German, it claimed that a company being a registered and incorporated body had a separate personality, a separate identity from its German members। उन्होंने कहा देखिए, कंपनी ठीक है, कंपनी को बनाने वाले जर्मन्स हैं, कंपनी का मैनेजमेंट करने वाले जर्मन्स हैं, बट कंपनी तो एक अलग इंडिविजुअल है। उन्होंने कहा आप ही के सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस में कहा था कि कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन है, कंपनी की अलग पर्सनैलिटी होती है, कंपनी को एक अलग पर्सन माना गया है, बिकॉज कंपनी इज अ पर्सन इन इटसेल्फ। तो आप कंपनी को पे करिए ना, हमें पे करने के लिए कौन कह रहा है? जर्मन सेड यू पे टू द कंपनी, यू डोंट पे टू अस, वी आर नॉट आस्किंग यू टू पे टू अस, वी आर आस्किंग यू टू पे टू द कंपनी। ठीक है, जर्मन्स ने कहा आप हमें पेमेंट नहीं करना है, आप मत करो, लेकिन हमारी जो कंपनी है उसको तो पेमेंट करो, क्योंकि आपने तो बिजनेस करा है हमारी कंपनी से करा है, हमसे तो नहीं करा। अब इस केस के वर्डिक्ट में क्या कहा गया, इसके फैसले में क्या कहा गया? फैसले में यह कहा, इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि यहां पे कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाएगा, यहां पे कंपनी को एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोर्ट ने ये चीज देखी कि देखिए, कंपनी बनाई किसने है?
हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी? जर्मन्स। हु इज मैनेजिंग द कंपनी? जर्मन्स। और उसका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी वो अर्न कर रहे हैं उससे, वो कहाँ लेके जाएंगे? जर्मनी लेके जाएंगे। वहां जाके वो अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे और टैक्स के थ्रू पैसा जर्मनी की गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? आप अपने एनिमी को फंड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोर्ट ने कॉरपोरेट वेल का जो प्रिंसिपल है उसको दरकिनार करा और ये देखा यहाँ पे कि कंपनी से बेनिफिट किसका हो रहा है? अल्टीमेटली जर्मन्स का बेनिफिट हो रहा है इस कंपनी से। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, द कोर्ट लिफ्टेड द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इट वॉज क्लियर दैट जर्मन्स वर बेनिफिटिंग फ्रॉम द कंपनी। यहां पे आपने देखा कि कंपनी से कौन बेनिफिट कर रहा है, किसको फायदा मिल रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडरिंग द अबव पॉइंट्स, the court decided that the British company cannot be forced to make payments to the German company at the time of war, कि वॉर के टाइम पे आप पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है, कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच अगर कोई वॉर हो जाए, अगर किसी इंडियन कंपनी को किसी चाइनीज कंपनी को पेमेंट करना होगा तो वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी चाइनीज की है। कंपनी से कौन बेनिफिट करेगा? चाइनीज बेनिफिट करेंगे। तो इसी वजह से यहां पे यह कहा गया कि वॉर की जब भी सिचुएशन होगी, जब भी वॉर का टाइम होगा, या जब भी ये देखना होगा कि कंपनी से असली बेनिफिट किसे हो रहा है, तो तब उस केस में कॉरपोरेट वेल की डॉक्ट्राइन को इग्नोर किया जा सकता है, उसको दरकिनार किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।